बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और आपको पता है कि सुबह सुबह अच्छी चाय मिलना कितना ज़रूरी है। अगर आपकी मॉर्निंग आप चाहते हैं कि अच्छी हो, मुझे अच्छी चाय रोज़ चाहिए होती है। दो के मैं घर से कॉफ़ी पी के आती हूँ, बट स्टिल मुझे होता है कि जब मैं सेट पे आऊँ तो मुझे अच्छी चाय मिले। और सबसे अच्छी बात इस ऑफिस की है कि सुबह सुबह आजकल मुझे अच्छी चाय मिल रही है, तो ये भी बहुत मेरे लिए एक अचीवमेंट है और अच्छी चीज़ है मेरे लिए। सो आई होप कि आप इस अच्छे मौसम को भी इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मौसम की सूरत हाल आपको पता है, कुछ बारिशें हो रही हैं। लाहौर में भी जी कल बहुत बारिशें हुई, और साथ साथ सिंध के इलाकों की बात करें कि बार बार ये कहते हैं कि बारिशों से जहाँ पर पानी के मसाइल होते हैं, नदी नालों में तग़यानी का मामला होता है, ये सारी चीज़ें हैं जिससे आवाम बड़ी परेशान होती है। तो हमेशा हमेशा जब भी आप बारिश की दुआ करें तो ये दुआ ज़रूर करें कि अल्लाह ताला इस बारिश को रहमत बनाकर हमारे लिए भेजे और हम सब के लिए कहीं ना कहीं ज़हमत ना बने। क्योंकि ज़ाहिर है जब बारिश होती है तो पानी की वजह से लोगों को बड़ी मुश्किलात होती हैं। हम तो शायद उस तरह से फ़ील नहीं कर पाते, लेकिन जो कच्चे मकानों में रहते हैं या उस तरह के इलाकों में रहते हैं जहाँ पानी कई कई दिन खड़ा रहता है, और ज़ाहिर इंतज़ामिया का मसाइल तो अपनी जगह मौजूद हैं ही। और दूसरी जानिब जी क्रिकेट को लेके आपको बता दें, आज सेकंड टेस्ट मैच है जी रावलपिंडी के अंदर, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। पहले टेस्ट मैच के जो नताइज हैं वो आपके सामने थे। पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जी कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे, कुछ हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। फिर पहले मैच में कहा जा रहा था जी कि हम पिच अच्छी तरह से रीड नहीं कर पाए, पिच के मसाइल रहे। दो कि आपका होम ग्राउंड है, रावलपिंडी स्टेडियम है, हमें पता होना चाहिए था। बट वही बात है कि चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक का मार्जिन होता है, लेकिन ये मिस्टेक अगर दोबारा ना दोहराई जाए और चीज़ों को समझ रहे हैं कि अपनी गलतियों से सीखा जाए, तो कहीं ना कहीं आज के मैच में हम अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। और वो हम है ना क्रिकेट लविंग नेशन, हमें अपनी टीम से बड़ा प्यार है। जीतते हैं, हारते हैं, कुछ दिन हम बुरा भला कहते हैं, और फिर जब अच्छा परफॉर्म करते हैं हम माजी की सब गलतियों को भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारी टीम से अच्छी कोई टीम है ही नहीं। सो वो कहते हैं हमारे खून के अंदर क्रिकेट है, हमारे बच्चे बड़े सबका शौक़ होता है। सो सारी सूरत हाल में जी मैं आपको ऑन एंड ऑफ अपडेट करते रहेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगी तो आज एक बहुत ख़ास मेहमान हमारे शो का हिस्सा बनने वाले, हमारे सेट पे आने वाले। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए, और आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत दफ़ा ऐसा मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ सियासतदानों के इंटरव्यूज़ करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे सवालात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सियासतदान होते हैं जिनसे बात करके खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है कि अभी भी जहाँ हम अपने इर्द गिर्द सियासत के अंदर बहुत सारी जो कह लें ऐसी स्टेटमेंट्स, ऐसे बयानात देखते हैं जो कहीं ना कहीं एक गलत परसेप्शन कायम भी करते हैं, गलत इंप्रेशन भी देते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं जो बड़ी जिम्मेदारी से आते हैं, अपने काम के हवाले से बताते हैं, अपनी सियासत से बताते हैं कि वो एक जो कह लें ना मंजे हुए सियासतदान हैं। और आज वही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इस वक्त वो KPP खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी जो खदमात हैं एक आईनी ओहदे के ऊपर सर अंजाम दे रहे हैं। और आप इनको बहुत एक्टिव देखते हैं सियासत के अंदर। स्पेसिफिकली अगर मैंने इनके माजी में बात करूं तो हल्के की सियासत के अंदर, मौजूदा भी हल्के के अंदर बड़े एक्टिव हैं, लेकिन चूँकि एक बहुत अहम जिम्मेदारी इनके ज़िम्मे है और ऐसे सूबे की है जहाँ पे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, जहाँ पे तहरीक इंसाफ का एक जो कह लें बहुत अरसे तक उनकी हुकूमत रही है। दो कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन इस वक्त ये गवर्नर एज ए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी खदमात को सर अंजाम दे रहे हैं। यंगेस्ट डिप्टी स्पीकर होने का एजाज़ भी इनको हासिल है। उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी का एक बहुत वाइब्रेंट और एक बहुत पॉजिटिव चेहरा है जो कि अब एज ए गवर्नर सर्व कर रहा है। मैं बात कर रही हूँ हमारे साथ फैसल करीम कुंडी साहब की, हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप सेट पर आए। दो के मुझे पता है कि आपकी बड़ी मसरूफियत है, तो सबसे पहले ये बताइए पंजाब आपको कैसा ट्रीटमेंट दे रहा है आजकल, आप चूँकि पंजाब के अंदर मौजूद है? पंजाब कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पंजाब कोई ऐसे कोई वो नहीं है कि बंदा का ट्रीटमेंट से नहीं दे रहा। अच्छा टाइम गुजर रहा है आपका? पाकिस्तान का हिस्सा है और बस जाहिर है, लेकिन अब आते हैं जब ऑन एंड ऑफ ट्रैवल करते हैं तो
ऑफिशियल मीटिंग्स यहाँ पे होते हैं, कुछ ऑफिसेज यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ मीटिंग्स होती हैं, कभी वो आ जाते हैं, कभी हम यहाँ आ जाते हैं। तो इस बहाने फिर कुछ दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, आप जैसे मीडिया के दोस्तों के साथ भी इंटरेक्शन हो जाता है। दैट्स सो काइंड ऑफ यू सर। मुझे वैसे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आप इस तरह से सेट्स के ऊपर नॉर्मली नहीं आते, स्काई वगैरह पे इंटरेक्शन रहती है। अभी हम पीपल्स पार्टी की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा एक वो सूबा है जहाँ पे मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं और आप एज ए गवर्नर आईनी ओहदे पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अपने चैलेंजेस को, अपनी ओवरऑल जो अभी तक आपके टेन्योर में आपका टाइम गुजरा है, क्या चेंजेस आई हैं, क्या बेहतरी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, बहुत से इशूज़ है खैबर पख्तूनख्वा में, जो आप पंजाब या लाहौर से खैबर पख्तूनख्वा को देखते हैं सोशल मीडिया पे, वो एक डिफरेंट है जी, और ऑन ग्राउंड जो है वो टोटली डिफरेंट है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो गवर्नर को डेफिनेटली उस पर एहसास होना चाहिए, लेकिन जो सूबाई हुकूमत को होना चाहिए वो है लॉ एंड ऑर्डर का। इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खैबर पख्तूनख्वा की है वो इतनी अच्छी नहीं है। सिमिलरली बलूचिस्तान में भी कोई हालात काफ़ी अच्छे नहीं हैं। सिंध में भी अपने जो एक है वो कच्चे का जो इलाका है और इशू है वो सारा चल रहा है। और ये इशू है, उसके बाद एजुकेशन के इशू हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ तबाही की तरफ जा रही हैं। 34 में से 26 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स नहीं हैं, उनके फंड्स नहीं हैं, बाकी इशूज़ हैं। ये तो एक बेसिक वो है ना कि आप जब एजुकेशन आपकी बुनियादी गलत होगी तो आगे क्या जाएगा। हेल्थ डिपार्टमेंट्स के इशूज़, बाकी चीज़ें हैं। तो ये ऑफ एंड ऑन चीज़ें चल रही हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमेशा कोशिश की चैलेंज का मुकाबला करने की, तो कोई इतना टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अगर ज़ाहिर है जब इंटेंशन सही है तो चीज़ें भी टर्न आउट अच्छा करेंगी। अच्छा, हमने देखा है कि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ वाला जब मामला हुआ और फिर जब आपकी हुकूमत बनी मुस्लिम लीग नून के साथ, ज़ाहिर है जब इलेक्शन कैंपेन्स में हमने एक डिफरेंट बयानिया देखा और जब हुकूमत बनी तो एक मुख्तलिफ चीज़ें आई, और अब मौजूदा हुकूमत में आप लोग तनकीद भी कर रही है पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की जो पॉलिसीज़ हैं या दीगर मामलात के ऊपर। ज़ाहिर है ये वो इत्तेहाद है जिसके अंदर ऑन एंड ऑफ वो कहते हैं ना, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा और कभी सुलह सफाई भी चलती रही है। तो अभी मौजूदा जो सूरत हाल है आपके इत्तेहाद में, आपको कितनी हद तक लगती है कि चीज़ें जिस पे आप तनकीद कर रहे हैं पॉलिसीज़ के ऊपर, ये इत्तेहाद को कहीं डैमेज कर रही हैं कहीं ना कहीं? देखिए, जब इलेक्शन में जाते हैं तो आपकी पार्टी के अपने मैनिफेस्टो होते हैं। बिल्कुल, हर पार्टी का अपने एक मैनिफेस्टो है, और PMLN का अपना एक मैनिफेस्टो था, पीपल्स पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो था, बाकी जमातों का भी था। इलेक्शन के बाद एक ऐसा मैंडेट मिला मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ को जो एक पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती थी। 2 पार्टियाँ थी और एक आज़ाद ग्रुप था, उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बन गया या PTI बन गया, जो भी है। तो उन दोनों को आपस 3 में से 2 को मिलना था। एक तो बिल्कुल आउट ऑफ द रिंग है, वो तो कहते हैं कि हम खुद सब कुछ हैं, और हमारा और PMLN के इत्तेहाद था। मेजॉरिटी PMLN की थी नंबर्स, तो हमने उनके साथ इत्तेहाद में हुकूमत बना, क्योंकि ये मुल्क जो है दोबारा अगर हम उनके साथ ना जाते तो आप री इलेक्शन में जाते, और ये मुल्क इलेक्शन का दोबारा इलेक्शन का मुतामिल नहीं था। तो हमने कुछ एग्रीमेंट्स किए, हम बैठे PMLN के साथ। फिर इत्तेहाद में आपके कभी फासले बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, कभी आपके इशूज़ सॉल्व होते हैं, कभी नहीं होते हैं। हमने भी 2008 से 13 तक एक कोलिशन हुकूमत बनाई थी, उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ऐसी पार्टीज़ भी थी जैसे MKM और NP का कराची में इतना टेंशन थी आपस में, लेकिन वो हमारे साथ इत्तेहाद में थे। लिहाजा हम कोशिश हमारी हमें रहती है कि हम इत्तेहाद को चलाएँ, और क्योंकि ज़्यादा जो है निसार PMLN पे, क्योंकि दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट। तो अब देखते हैं कि कैसे, लेकिन उम्मीद है कि कमेटीज़ बनी हुई हैं, आपस में मसलों को रिजॉल्व करेंगे। मसलों को रिजॉल्व करने की आपने गुनी साहब जहाँ बात की, मसले अपनी जगह पे जो मौजूद हैं, जिसमें भी हम देख रहे थे, जिस पे ज़्यादातर अभी हमने स्टेटमेंट्स देखी, आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलों वाले मामले पे भी बात की, यूटिलिटी स्टोर्स वाले मामले भी बात की, इवन पीपल्स पार्टी का IMF के कर्ज़ों को लेकर बड़ा खुलकर मौक़िफ़ रहा है कि जी आवाम के ऊपर जुल्म है या हमें इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं अपनानी चाहिए। इन सारी बातों के बावजूद आपको लगता है कि ये जो इशूज़ जिन पे आप तनकीद कर भी रहे हैं, ये एड्रेस हो सकते हैं? क्योंकि आप लोग भी बहुत दफ़ा सियासत में या इक़्तिदार के अंदर रहे हैं। ज़ाहिर इक़्तिदार में रहने के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं, और साथ साथ जब आप अपोजिशन में होते हैं तो मसाइल बड़े मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। देखें, अगर आप महंगाई की बात करें या बिजली के बिलों की बात करें, हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। हमारी अब सिंध में हुकूमत है, तो हम कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी है, कि हम वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लेके जहाँ पर हम वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर हम वफाक में होते तो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी होती, तो हम वफाक में अगर हमारी हुकूमत है नहीं। यूटिलिटी स्टोर की अगर आप बात करें, यूटिलिटी स्टोर आप बंद कर रहे हैं, क्यों? उसमें लोग बेरोज़गार होंगे, और पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ में मशहूर है कि हम आते हैं लोगों को जॉब्स देते हैं। हम पे तनकीद होती है कि आप ख़जाने पे बोझ लेते हैं, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा अगर हम रोज़गार देंगे? अगर आप जॉब्स नहीं देंगे तो यूटिलिटी स्टोर बंद करना मतलब है लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं।
कितने ख़ानदान बेरोज़गार होंगे इस महंगाई के दौर में। बिल्कुल ऐसा। हमें यूटिलिटी स्टोर को ठीक करना चाहिए। वहाँ पे जो माफिया है, जो गरीब आदमी जाके यूटिलिटी स्टोर से मुस्तफ़ीद होता है उनके सस्ती चीज़ों से, वहाँ पर माफिया भी मौजूद है। मतलब चीनी है, आटा है, बाकी चीज़ें हैं, उन्होंने एग्रीमेंट किए होते हैं बड़े बड़े स्टोरों के साथ या बड़े बड़े लोगों के साथ, वो सस्ती चीनी यहाँ पे आती है, आगे उधर उनको बेच देते हैं। तो इस किस्म के माफिया अगर आप उनके ऊपर कोई सज़ा जज़ा का अमल शुरू करें तो यूटिलिटी स्टोर ठीक हो सकता है। आप आज जो इस्लामाबाद में हर जगह लोग बैठे हुए हैं और हड़ताल करके न बंद किए, तो ये चीज़ें ऐसी होती है कि हम तो माजी में भी देखें 16 महीने की जब हुकूमत थी उसमें भी हमने कमेटी बनाई थी और लोगों को बहाल किया था। उससे पहले हम 2008 से 13 तक आए थे, उस वक्त भी हमने 1 लाख से ऊपर लोगों को जो है दोबारा रोज़गार पर लेके आए थे। तो बेरोज़गारी है, बल्कि हमें एक ऐसा लोगों को हुकूमत में आके लोगों को हमने ऐसे ऑप्शन देना चाहिए कि हम रोज़गार दें। ये ना दें कि हम हुकूमत में आएंगे हम लोगों को बेरोज़गार करेंगे। अच्छा गुरु साहब, मसला ये है कि हमारे यहाँ जब भी बात होती है शॉर्ट टर्म प्लान्स की होती है, जो भी हुकूमत आती है वो शॉर्ट टर्म गोल्स को अपने दिमाग में रख के आती है कि हम वक्ती तौर पर आएंगे अपनी हुकूमत या वोट बैंक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये काम करेंगे जो बज़ाहिर नज़र आएगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के ऊपर कोई हुकूमत भी काम नहीं करती है कि मसाइल का जो रूट कॉज है उसको पकड़ा जाए और उसके बाद उस पर काम किया जाए। ये प्लान किसी हुकूमत के पास आपको लगता है था या देखिए, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान दो होते हैं। एक तो यह है कि जब हम इलेक्शन होते हैं, हुकूमत में आ जाते हैं, तो आप कहते हैं कि जी आप तो आज तो हुकूमत में आ गए, तो हमारा मसला कल हल करें। अब मैं बिजली की बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। अब बिजली जो है आप अगर हाइडल पे पैदा करेंगे तो इट्स लॉन्ग टर्म, इट्स 10 to 15 ईयर्स एक डैम आपको लेते हैं। और अनफॉर्चुनेटली तरबेला के बाद हमने इतना बड़ा डैम जो तरबेला है उससे नहीं बना सके। बिल्कुल ऐसा है। और हमने शॉर्ट टर्म पे गए, IPPs पे गए, तेल से बिजली पैदा हो रही है, तेल महंगा होता जा रहा है, बिजली महंगी होती जा रही है, टैक्स लग रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और हम अनफॉर्चुनेटली वो जो है हाइडल की तरफ हम गए हैं, लेकिन वो डैम्स भी कंप्लीट नहीं हुए। आज अगर हमारी हुकूमत है, हम डैम बनाएंगे तो 15 साल बाद वो डैम बनेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो लोग तो अगले इलेक्शन में बोलेंगे जब 5 साल बाद होगी तो आप तो बिजली मसला नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा है। तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म प्लान ये होता है कि जल्दी जल्दी आप कुछ करें और ये चीज़ें करें, खैर महंगी हो लेकिन लोगों को सहूलत हो। तो वो चीज़ महंगी चली जाती है, सहूलियात भी होती है, लेकिन IPPs का आप देखें वो जो मशीन्स हैं वो हर साल अपनी जो कैपेसिटी उनकी कम होती है। आज अगर वो 100 पे चल रही है, अगले साल वो 90 पे होगी, फिर क्योंकि जब आपकी मशीनरी पुरानी होती जा रही है, तेल ज़्यादा खाती है और जनरेशन कम करती है। तो IPP से हमें छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। IPP एक बहुत बड़ा माफिया है इस मुल्क में। सर कैसे छुटकारा होगा? कोई हुकूमत तैयार ही नहीं है। हालांकि सबके सामने एक चीज़ है कि ये आप एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो दोनों हाथों से हमें लूट रहा है, आवाम पे इसका बर्डन आ रहा है, लेकिन कोई देखिए IPP एक बहुत बड़ा माफिया जो कि हर जमात में ग़ालिबन मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, वो मेरे साथ भी होगा और आपके साथ भी होगा और किसी और के साथ भी होगा। जब तक हम IPP माफिया से जान नहीं छुड़ाएंगे। सोलर पे क्यों जो है वो इधर उधर होते हैं, वो ऐसा माफिया कि वो ना आपको हाइडल बना देता है ना आपको सोलर पे काम कर देता है, कहता है बस ये चीज़ हो। और इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा हुकूमत को, और हम सबको इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें हाइडल पे जाना पड़ेगा, भला 15 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, लोग आपको याद रखते हैं। ये बात नहीं कि आपने अच्छे काम किए हों। और उसके बाद जो है आपको ये सोलराइजेशन पे जाना पड़ेगा। सोलराइजेशन पे जाना नहीं बल्कि आपको सस्ती करनी पड़ेगी। आपको लोगों को आसान अकसात में वो चीज़ें देनी पड़ेगी। तो आप अगर आज आसान अकसात में चीज़ें देना शुरू कर दें सोलर पे, आधा पाकिस्तान सोलर पे चला जाएगा। You're right. अच्छा, जब ये हुकूमती इत्तेहाद हुआ तो आमतौर पे ये तासुर पाया गया था और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बात भी होती रही कि जी ये जो इत्तेहाद हो रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, ये मफाद पर मबनी है और पीपल्स पार्टी बड़ा सेफ प्ले कर रही है। अहम ओहदों के ऊपर भी जब हम बात करें तो मुस्लिम नून वो वाले जो चैलेंजिंग ओहदे हैं वो मुस्लिम लीग नून को दिया गया। ये तासुर किस हद तक ठीक है आपके मुताबिक? गलत तासुर। अगर मैं बोलूँ कि अपोजिशन के इत्तेहाद है वो भी मफाद पे है। अपोजिशन की जो जमातें आज बैठी हुई हैं वो इलेक्शन में क्या कर रही थी? हमें तो सियासी तनकीद थी ना, वो तो विरोधी बेल्ट भी तनकीद होती रही। एक जमात की तरफ खासकर PTI की तरफ से क्या तनकीद होती रही उन पर। आज वही लोग उनके लिए जो है इत्तेहाद में हैं। देखें हम हुकूमत में क्योंकि ड्राइविंग सीट पे PMLN थी, उनके नंबर ज़्यादा थे। हमारे पार्टी के लोगों की ये रिजर्वेशन थी कि हमारे 16 महीने को अच्छे नहीं गुजरे, तो हम ठीक है इलेक्शन में भी नहीं जाते, हम हुकूमत को सपोर्ट भी करते हैं, हम काबीना में हिस्सा नहीं बनेंगे। तो पार्टी ने डिसाइड किया कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। जब हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम वजारत भी नहीं लेंगे, वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हमने कहा कि हमने पहले दिन से कहा था कि हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हम इत्तेहादी जमातें देंगी नहीं देंगी तो हम इलेक्शन लड़ेंगे।
तो हमारे एक एग्रीमेंट हुआ कि 2 हमने गवर्नरशिप PMLN को दिए, 2 हमने लिए, एक प्रेसिडेंटशिप हमने ले ली। बिल्कुल। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या है, स्पीकरशिप जो है वो PMLN के पास है, चेयरमैन सेनेट हमने ले लिया। बिल्कुल ठीक है। तो अगर नहीं है तो हम ट्विस्ट राउंड कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके मुताबिक ये तासुर गलत है। अच्छा, अब जाहिर है जिस तरह से हम अभी बात भी कर रहे हैं, आपने कहा कि एक बयानिया जो एक स्पेसिफिक जमात जिसमें आप तहरीक इंसाफ का नाम ले रहे हैं, ज़ाहिर है अब अली अमीन गंडापुर के साथ आपके जो बयानात थे बड़े एक्सचेंज होते रहे, मीडिया की जीनत भी बने रहे, बहुत सारे आपने एक जगह कोट किया कि जब कोई सवाल करेगा तो जवाब तो हम देंगे। तो ये जो सवाल जवाब है, ज़ाहिर है आप दोनों एक ऐसे अहदे पे मौजूद हैं जिसकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ज़ाहिर है एक सूबा है, एक ही जगह पे आप लोगों ने काम करना है। आप ये जो बयानात हैं, आपकी साइड से मैं आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी कि क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही थी और तबादला हो रहा था जिससे एक गलत इंप्रेशन कहीं ना कहीं जा रहा था, चाहे हम पीपल्स पार्टी की बात करें या तहरीक इंसाफ की बात करें। नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता कि गलत इंप्रेशन है या वो है। देखिए, मैंने ओथ लेने के बाद मैंने सुबह हुकूमत को ऑफ़र की कि हमें सूबे के लिए मिलकर काम करना चाहिए, और मैंने चंद दिन तक कहा तो उन्होंने इसका गलत फ़ायदा उठाया कि वो समझे कि पता नहीं ये क्या है, तो उन्होंने जो है वो अपने स्टाइल में कहा। तो एक जगह जो है ना एक फुल स्टॉप भी होता है, तो फिर मैंने फुल स्टॉप लगाया, मैंने कहा इस आज के बाद जो है ना ये एक नए चैप्टर फिर शुरू होगा। तो डेफिनेटली जब आप जवाब नहीं देंगे, अगर आप कोई इल्ज़ाम लगाएंगे, आप बातें करेंगी, तो अगर कोई जवाब नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि उसमें हकीकत है। तो अगर आप जवाब देंगे और उस हकीकत को बताएंगे हकीकत ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर तो तलखियाँ बढ़ेंगी और सवाल तो होगा, फिर जवाब तो होगा। अब ये तो नहीं है कि आप बोलें कि मैं उधर जाके रज़ाई ओढ़ के सो जाऊँ गवर्नर हाउस में, तो ये तो नहीं हो सकता। मैं एक पार्टी का एक्टिव मेंबर था, मैं एक एक्टिव हूँ, गवर्नर हाउस मैंने आवाम के लिए खोला हुआ है। मैं जब लाहौर और कराची या अपने सूबे में घूमता हूँ फिर भी उनको तकलीफ़ होती है, मैं कोई बात करूँ फिर भी तकलीफ़ होती है। अब मेरा अगर फोबिया उनको, तो मैं फोबिया तो नहीं ख़त्म कर सकता। फोबिया, ठीक है। अच्छा, ये जो आपने मसाइल की बात की और आपने जो कि आपने हल्के की सियासत भी की, और आप ज़ाहिर है अब एक ओहदा ऐसा है जिसमें आपने कहा कि आपने गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोला हुआ है, एक इंटरेक्शन विद टाइम चेंज भी होता है, या आप अभी तक अपने हल्के में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनके हल करने के लिए कोई इकदाम करते हैं? मैं सिर्फ अपने हल्के में नहीं जाता, मैं अपने पूरे सूबे में विज़िट्स कर रहा हूँ। मैंने तकरीबन मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्स की विज़िट, मैं स्वात के रीजन में भी गया हूँ, मैं मट्टा भी गया हूँ, मैं एबटाबाद मानसेरा भी गया हूँ, मैं डी खान भी गया हूँ, मैं अभी रिसेंटली बोनेर मालाकांड गया हुआ था। तो मैं सिर्फ अपने हल्के में नहीं, पूरे सूबे का मैं गवर्नर हूँ, तो मैं पूरे सूबे मूवमेंट भी कर रहा हूँ, अब लोगों के मसाइल भी सुनते हैं। मैं पेशावर में होता हूँ तो डेलीगेशन साथ मिलते हैं, कबाइल फॉर्मर जो फाटा है मर्जेसिस वो भी आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डेलीगेशंस भी आते हैं, मुख्तलिफ सूबे से भी आते हैं। तो वो तो ये नहीं है कि मैं गवर्नर बन गया तो मैं बैठ जाऊँगा, तो चलते रहते हल्के से। तो आप KP के गवर्नर हैं तो KP गवर्नर मीन्स के आप पूरे सूबे के गवर्नर। अच्छा, चूँकि आपकी पार्टी की बड़ी यंग लीडरशिप है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इससे पहले हमने देखा कि तहरीक इंसाफ हमेशा से अपने उसमें दावा भी करती आई है और उन्होंने यूथ को एंगेज करने के हवाले से बड़ी बात की है। चूँकि पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन एक यंग जो लीडर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और सिंस यू आर अ यंग पॉलिटिशियन एज वेल, आप अपने सूबे के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं यूथ को एंगेज करने के लिए क्या ऐसी चीज़ें हैं कि उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन वाइज, एवरीथिंग? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में, और उस यूथ के साथ जो मैं समझता हूँ कि क्या मैं बताऊँ किस उस कौन सा इस्तेमाल करूँ, जिस तरीके से उनके जज्बात के साथ खेला गया है, बहुत ही मतलब है कि मुझे जाके मायूस हुई। आपके स्पोर्ट्स के मैदान गैर आबाद हैं, 15 साल हो गए वहाँ पर क्रिकेट नहीं हुई, जो सारे दिन ट्रैक सूटों में घूमते हैं। आधी टीम क्रिकेट की जो हमारी है वो पश्तून है, कोई क्रिकेट एकेडमीज नहीं थी। अभी हम 2 एकेडमीज पेशावर और एबटाबाद में खोलने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ पर आकर किसी दिन आप लोग आएँ, आप लोग तो यहाँ से बैठ के उसे देते हैं। मैंने जब बच्चों को एंगेज किया, स्पोर्ट्स के बच्चियाँ थी या बच्चे थे, आप उनकी स्टोरियाँ सुने किस तरीके से वो जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही सुबह हुकूमत। प्रॉब्लम यह कि 18 अमेंडमेंट के बाद मेजॉरिटी चीज़ें प्रोविंस के पास चली गई बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स का जो इदारा है वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार कौन है, वो उनको उन टीमों में भेजते हैं। ऐसे ऐसे मुझे स्टोरी सुनने को मिली कि जब वहाँ पर वो गए वो डिस्क्वालीफाई हो गए वेट वाइज। एक ताइक्वांडो फॉर एग्जांपल आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक वेट के मुताबिक वो पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ से उन्होंने भेज दिया, उधर पता चला कि तो ओवर वेट है। तो फिर वो घूम फिर के वापस आ गए। सर वैसे ये जो आप स्पोर्ट्स के अंदर सिफारिश वाला सिस्टम की बात करें, पूरे पाकिस्तान में है, कहीं भी चले जाए है। देखें, अब मतलब है कि आप मुझे बताएं, जब अरशद नदीम पेशावर आए तो CM साहब की क्या स्टेटमेंट थी? जी ठीक है,
तो आप अपने गोल्ड मेडल से ऐसे स्टेटमेंट करें। और फिर उसी दिन उसके दूसरे दिन वो जाके मेन रोडों में पैसे खुद बांट रहे थे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें नहीं, देखें हमारे जो बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में खासकर, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारे एक सॉफ्ट इमेज है, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं। अब मतलब सपोर्ट नहीं करते, जब वो गोल्ड मेडल जीत के आते हैं तो फिर हर कोई सेल्फी लेने के लिए खड़ा होता है साथ कि मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है, मेरी वजह से है, आए मैं आपको दावत देता हूँ, मैं आप भी बोर्डिंग शो पे बुलाएंगे उसको, मैं भी उनको बुलाऊंगा, हर कोई बुलाएगा आए जब तस्वीर खींचे ताकि हम दुनिया में देखें हमारे इनसे ताल्लुकात हैं। तो उससे पहले आप उनको सपोर्ट करें ताकि वो आपको जब उधर जाएँ तो कम से कम पाकिस्तान का जब नाम रोशन करें तो वो कोई, अगर वो उसको हम सपोर्ट करेंगे तो प्रॉपर्ली वहाँ पर जाकर होता है। बहुत ऐसे मैंने बच्चों को देखे, बच्चों को कि जिनके पास वसाइल नहीं थे और वो कंपटीशन पे नहीं जा सके। ओनरशिप लेनी पड़ेगी हमें अपने प्लेयर्स की और अपने ऐसे लोगों की। अभी हमने ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अच्छे और मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स के हवाले से हम बात करते रहते हैं और रिसेंटली पंजाब हुकूमत ने जी अपनी छत अपना घर हाउसिंग प्रोग्राम का एक आगाज़ किया है, जिसके तहत जो मज़दूर समेत कम आमदनी वाले अफराद हैं उनकी मदद की जा सकेगी। और इस मंसूबे के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें लोगों को घर का मालिक बनने का मौका भी फराहम किया जाएगा। अपनी छत अपना घर जो मंसूबा है जी, इसके तहत घरों की तामीर के लिए बिला सूद 15 लाख रुपए कर्ज दिए जाएंगे और उसको 7 साल की जो आसान एक साथ है इसमें वापस करना होगा, जिसका जो महाना जो किस्त होगी वो 14,000 रुपये होगी गालिबन। इस मंसूबे में जी आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होगा और अब तक जब से ऐलान किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से कितने लोगों ने रिक्वेस्ट या पोर्टल के ऊपर अपनी जो कह ले एप्लीकेशंस को सबमिट कराया है, इस पर भी बात करेंगे। ये प्रोजेक्ट जो है फिजिबल कितना है, लोगों के लिए कन्वीनियंस के लिए कितना बेहतर होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डीजी पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी सैफ अनवर जप्पा साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच कि आप आज हमारे शो पे आए। मैं सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा अपने देखने वालों को चाहूँगी आप डिटेल्स बताएं कि ये प्रोजेक्ट जिसका पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है, अपनी छत अपना घर, क्या है ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और जिस तरह आपको मालूम है कि अब घर बनाना एक ख्वाब रह गया है और जो लो इनकम ग्रुप है उनके लिए तो बिल्कुल मुश्किल हो गई है इसमें। वज़ीर आला पंजाब ने जब ओहदे का हलफ अभी नहीं लिया था तो उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये कमिटमेंट की थी कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग पे काम करूँगी और फिर उसी वादे को उन्होंने निभाने के लिए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया और बहुत सारी मीटिंग्स को प्रिजाइड की और बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया जो हम लेके गए क्योंकि उन्होंने ख़ुद इसको सुपरवाइज़ किया। जो बेस्ट अवेलेबल या फिजिबल मॉडल्स थे वो 3 को फिर हमने अपनाया और उनका जो इमीडिएट कंसर्न रहा वो ये था कि इसको कोई इस तरह का ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इसमें नहीं होनी चाहिए, इसके प्रोसेसेस नहायत स्मूथ होने चाहिए ताकि एक आम आदमी और स्पेशली वो लोग उस इनकम ग्रुप को देखते हुए जिनकी इंटरनेट पे और कंप्यूटर की और टेक्नोलॉजी की एक्सेस भी बहुत कम है, तो इसको इस तरह तरतीब दिया जाए कि हर बंदा इसको जाके एड्रेस कर ले और विज़िट कर ले। तो ये 3 इसका कंपोनेंट है जो अभी मैडम ने 21 अगस्त को रोल आउट किया है प्रोग्राम। उसके तहत हम मोर देन 70,000 लोगों को, वो लोग जो 1 से 5 मरले तक शहर में उनका प्लाट हो और 1 से 10 मरले तक देहात में प्लाट हो, उनको 15 लाख तक कर्ज़ा देंगे। मैं कर्ज़ा भी उसको नहीं कहता, मैं एक इमदाद कहता हूँ, एक हेल्प कहता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल जितना पैसा हम दे रहे हैं 7 साल में बहुत आसान अकसात में वो वापस हम लेंगे और पहले 3 महीने कोई रिकवरी भी नहीं शुरू करेंगे, किस्तें 3 महीने के बाद शुरू होंगी और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इसकी आपने बात की है वो भी बहुत सिंपल रखा गया है। मतलब आप पंजाब के शहरी हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आप 1 से 5 मरले तक शहर में प्लाट के मालिक हैं
या देहात में आप 1 से 10 मरले तक के मालिक हैं। इसके अलावा कोई और कुछ चेक नहीं लगाया गया, सिवाय कि जी आप लोन डिफ़ाल्टर नहीं है, खुदा न खास्ता कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है और लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, आपको पता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग अवेलेबल नहीं है और स्पेशली लोग सप्रेस्ड अकामोडेशंस में रह रहे हैं। एक घर में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो हो सकता है वो सारे बहन भाई 1 या 2 कमरों में पूरी फैमिली रह रही हो, तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। ठीक है। और एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त भी 3 मिलियन के करीब डेफिशिएंसी है घरों की पंजाब में, जिसमें हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। तो अभी तक कैसा रिस्पांस है लोगों का? ज़ाहिर है हम एप्लीकेशन या पोर्टल के हवाले से भी थोड़ा गाइड करें हमारे देखने वालों की जी, कि अगर कोई चाहते हैं कि उनको 15 लाख का बिलासूद कर्जा मिले, घर मिले, किस तरह से जी वो ऑनलाइन पोर्टल पर कर सकते हैं? ऑनलाइन पोर्टल का एड्रेस हमने दिया हुआ है, वो मैं अगर आप मुझे फैसिलिटेट करेंगे तो मैं आपको भी दे जाऊंगा, आप भी उसको एडवर्टाइज़ कीजिएगा। हमने आसान कर दिया है। एक तो ऑनलाइन पोर्टल है, सिंपल सी एप्लीकेशन है, उस पर आप जाएं, एप्लीकेशन अपनी सबमिट करें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और देन यू आर एलिजिबल फॉर लोन। दूसरा, हमने हर डिप्टी कमिश्नर साहब के दफ्तर में और एसी के दफ्तर में और इवन फाटा के जो दफातर मेरे हैं पूरे पंजाब में, वहाँ भी फैसिलिटेशन डेस्क बना दिए हैं कि अगर कोई बंदा कंप्यूटर सावी नहीं है और वो खुद नहीं ऑपरेट कर सकता, सिस्टम पे नहीं जा सकता, तो ही कैन सिंपली वॉक टू डीसी ऑफिस और एसी ऑफिस और फाटा के दफ्तर, और वहाँ एप्लीकेशन के लिए हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो उसकी एप्लीकेशन जमा करा देंगे। ठीक है। अच्छा, जाहिर है एक ये वो तबका है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल भी किसी भी तरह से प्रिविलेज नहीं है, चाहे वो बेसिक नेसेसिटीज़ हों या खाने 2 वक्त की रोटी हो, या बहुत सारे ऐसे मज़दूर तबका है। आपको पता है कि ऑलरेडी इतना क्राइसिस है, लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं। ऐसे में लोगों को इस हवाले से एजुकेट करना, जाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जी हमारे पास घर हो, लेकिन पहले भी हमारे ये वाले मसाइल हल हो जाएं, घर की बाद में देखेंगे, हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए, हमारे बच्चों, ये सारी चीज़ें लोगों को कन्विंस करना या लोगों को बताना, ये भी सब एक बड़ा टास्क है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बहुत सारे प्रो पीपल इनिशिएटिव्स ले रही है और लोगों की ज़रूरियात और मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए ले रही है। उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग पे लोग काम कर रहे हैं। ई बाइक्स पे चीफ मिनिस्टर साहबा ने ई बाइक्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको इसी तरह ई बाइक्स दी जा रही हैं। फिर कल परसों उन्होंने एक और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो हमारे सपोर्ट्स मैन हैं उनके लिए काम कर रही हैं। लो कास्ट हाउसिंग इसी तरह का एक प्रो पीपल इनिशिएटिव है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपना बाइज़्ज़त अपनी छत ले सकें और बना सकें। तो जो मेरा प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है, इसका इनिशियल टारगेट तो 1 लाख है। ठीक है। लेकिन ये इंशाल्लाह इसको हम बहुत एक्सपैंड करेंगे। आपको मैं अगर बताऊं कि पिछले जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तो कोई 1,80,000 लोगों ने इस पोर्टल को अभी तक विज़िट किया है। 40,000 लोगों ने एप्लीकेशंस कंप्लीट इन आवर रिस्पेक्ट सबमिट कर दी हैं। कुछ 40,000 ने ये एप्लीकेशंस डाउनलोड किए हैं। अब वो अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाएंगे जो उनकी मलकियत है। फ़र्ज़ किया उनके पास फ़र्द की कापी है, उनके पास रजिस्ट्री है, उनके पास ट्रांसफ़र लेटर है, तो वो अब लेंगे और वो अप्लाई कर देंगे और वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 5-7 दिनों में ये 1 लाख तक तादाद ये हो जाएगी। अच्छा, ओके। फिर इस प्रोग्राम का एक और सेगमेंट भी है। एक सवाल लोग ये भी कर रहे हैं कि जी हमारे पास तो प्लाट नहीं है, तो हम कैसे इस फैसिलिटी को अवेल करें। तो उनके लिए भी चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पे एक हमने सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है। हम जो बड़े हमारे शहर हैं जैसे सियालकोट है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, इनमें हम सरकारी ज़मीनें ले रहे हैं और वहाँ मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनाएंगे और वो उन लोगों को देंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है और नहायत अगेन वो इजी इंस्टॉलमेंट पे देंगे। फिर इसी तरह जो हमारे प्राइवेट डेवलपर्स हैं जिनकी सोसाइटियाँ हैं, प्राइवेट सोसाइटियाँ, जो फाटा का अपना कानून है उसके तहत हम उनकी अप्रूवल देते हैं। ठीक है। उनसे भी एक कोऑर्डिनेशन हमारी चल रही है कि हम उनसे भी अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 3 से 5 मरले के प्लाट लें और उस पर भी लोगों को घर बना के दें और उसमें इवन गवर्नमेंट 1 मिलियन तक सब्सिडी भी इंशाल्लाह देगी, ताकि लोगों को जिनको हम अलाट करें उनकी जो कॉस्ट है घर की वो कम हो सके। ठीक हो गया। आपने कहा कि लोगों को ये एक ज़ाहिर इसको एक्सपैंड करना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे
लोगों के पास, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको घर बना कर देना, फिर लोगों का ये जो 14,000 की जो हम माहाना किस्त की बात कर रहे हैं, जी सब ये भी एक चैलेंज होगा। इसमें आप लोगों ने लोगों की कन्वीनियंस के लिए क्या एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है? देखें, आप अगर एक सर्वे के मुताबिक देखें तो एक आम कमरा भी किसी भी शहर में किराए पे भी लें तो 10-15 हज़ार किराए पे मिलता है। तो हमारा तो टारगेट ये है कि जो आप किराए पे रह रहे हैं हम आपको इंशाल्लाह अपने घर में शिफ्ट करेंगे। 14,000 का मतलब ये है कि ये बेयर मिनिमम हमने रखा है। इवन आप 15 लाख लेते हैं तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि 14,000 7 सालों में अगर दें तो 15 लाख की किस्त पूरी नहीं होती। तो उस पर भी मैडम साहबा का ये इंस्ट्रक्शन है कि हम लोन का पीरियड बढ़ा देंगे, आपकी किस्त ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कैन डू। और मैक्सिमम मतलब इस पे जो किस्त लेने जाएगा या जो पैसे देने जाएगा, जो हाउस की कंस्ट्रक्शन को सुपरवाइज करेगा, उस पे जितने एक्सपेंडिचर हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठा रही है। अच्छा। और जो उसके ऊपर गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उठा रही है, वो भी बिलियंस में है। तो मैं तो कहता हूँ कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का सिग्नल इनिशिएटिव होगा और जिसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अच्छा, आपने बात की कि ये 7 सालों का टाइम स्पैन है। आपको भी पता है कि हुकूमतें आती हैं, जब जाती हैं, जो पुरानी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स होते हैं फिर वो अगली हुकूमतें उसको कंप्लीट नहीं करती हैं और फिर वो सब घूम फिर के आवाम उस पर पिसती है। इस बात को आप लोगों ने कैसे? मेरा ख्याल है हम इसका इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं इंशाल्लाह कि ये इसकी कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाएगा। ठीक है। और ये कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जिस जो रुक जाएगा। ये तो लोगों के, गरीब लोगों के लिए इनिशिएटिव है और इसको ओन करना हर हुकूमत की इंशाल्लाह मजबूरी होगी और हम इसको इस हद तक सक्सेसफुल करके जाएंगे कि ये इंशाल्लाह वक्त के साथ बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जो टाइम आपने रखा है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, तो एक साथ के हवाले से हम बात कर रहे हैं, 7 साल हैं इसमें और मज़ीद आप कह रहे हैं कि इसको एक्सपैंड भी किया जाएगा, लेकिन जिस प्रोजेक्ट की इनिशिएट करने से इसकी कंप्लीशन तक, लोगों को फैसिलिटेट करने तक क्या टाइम स्पैन आपने रखा? हम इंशाल्लाह सितंबर के 3rd वीक में पैसे देने शुरू कर देंगे। पहले इंस्टॉलमेंट लोगों को इंशाल्लाह मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक मैं और भी अश्योरेंस देना चाहता हूँ कि नहायत ट्रांसपेरेंट तरीके से और उन लोगों तक ही ये पैसे पहुँचेंगे, गवर्नमेंट की इमदाद जो वाकई डिज़र्व करते हैं और इंशाल्लाह घर आप बनते देखेंगे। अच्छा, इन द एंड जाहिर है बहुत सारे लोग आपको हमारे टीवी चैनल पे देख भी रहे होंगे और उनकी ख्वाहिश भी होगी कि हम अपने घर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से बात करें। क्या कहना चाहेंगे उनको आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को आप अवेल करें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें ये पाबंदी भी नहीं है कि जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा। ये इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा की कमिटमेंट है कि जो डिज़र्व करते हो और जिनके पास छत नहीं है उनको छत मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी हमारे साथ मौजूद थे। जी हुकूमत ने, जो पंजाब हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है अपनी छत अपना घर के हवाले से, इसमें बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करने का बेड़ा उठाया है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाएँ। ज़ाहिर है स्ट्रगल्स हर जगह मौजूद हैं, अगर आवाम को फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है देन वाई नॉट। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हमारे सेट पे इतनी ज़बरदस्त, इतनी काबिल शख्सियात आ रही है, उनसे बात करके हमेशा मुझे अच्छा लगता है। जब भी हम यंगस्टर या एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं जो अपने बलबूते के ऊपर आगे गए होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में, लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, आई फील रियली प्राउड एंड एक्साइटेड एट द सेम टाइम कि ये वो शख्सियात हैं जो आने वाली यूथ के लिए या जनरेशन्स के लिए एक रोल मॉडल हैं। आज भी जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, इनकी रूट्स पाकिस्तान से है, लेकिन ये अमेरिका में सेटल्ड हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत यंग एज में इनकी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं, जो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी स्ट्रगल्स के बाद इन्होंने किए हैं। और उन अचीवमेंट्स को तो आज हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जर्नी इनका कैसा रहा, आगे फर्दर इनका क्या प्लान है। इतनी यंग एज के अंदर इन्होंने वो प्रोजेक्ट्स, वो चीज़ें की हैं, एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया है जिसको बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं, लुक फॉरवर्ड करते हैं। और सबसे बेस्ट बात ये है इन शख्सियत की कि जब भी हम इनको डिजिटल के ऊपर, सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में देखते हैं, ये यूथ को इनकरेज करते हुए नज़र आते हैं, उनको आइडियाज़ पिच करते हुए नज़र आते हैं, उनको जो कह लें ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए इनकरेज करते हैं।
दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमें मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत है आजकल के दौर में। और मेरे ख्याल से जो इंसान ख़ुद कामयाब होता है वो एक रोल मॉडल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, और जब वो रोल मॉडल आपको कुछ बता रहा होता है तो आपको समझ में भी आता है, आप उसको एब्जॉर्ब भी करवाते हैं। जनाब, आज हमारे साथ साद हाशमानी मौजूद हैं। आप इनको सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव देखते हैं, इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आज हम इनके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच साद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक्स फॉर हैविंग मी, गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक। साद, आपका जर्नी बड़ा चैलेंजिंग रहा, दो कि हम मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में सुनते आ रहे हैं, बट आई वांट के जस्ट टू बिल्ड अ कन्वर्सेशन कि जर्नी किसी का भी आसान नहीं होता, हर एक के चैलेंजेस बड़े मुख्तलिफ होते हैं। ज़ाहिर है आपके चैलेंजेस भी बड़े मुख्तलिफ होंगे। टेल अस अबाउट दैट। चैलेंजिंग नहीं था, चैलेंज उसके लिए होता है जो प्रिपेयर्ड नहीं होता उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। हर इंसान को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसकी जर्नी स्मूथ नहीं रहेगी। तो मेरा भी स्टार्ट कुछ ऐसा ही था कि पहले 21 ईयर्स ऑफ लाइफ बहुत ही ब्लैंड थे, स्टिल थे, आगे नहीं बढ़ा जा रहा था बट पीछे जाया जा रहा था। और अचानक से ऊपर वाले ने हाथ पकड़ लिया एंड आई ट्रैवल्ड ओवरसीज़, और वहाँ पे मैंने जो मेहनत की आदत थी ना उससे मैंने अकॉम्प्लिश कर लिया। तो वो कहते हैं ना, everyone has their day, but that day only comes if you're working every day. तो अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं तो आप अपना लकी डे पे काम पर होंगे, सोए हुए नहीं होंगे। You're right. अच्छा साथ, जाहिर है जब आप स्ट्रगल से निकलते हैं, आप एज यू आर सेइंग कि यू वर प्रिपेयर्ड, आप तैयार थे मेंटली, लेकिन जब आप गए ओवरसी मूव करना, बाहर जाना, वहाँ के चैलेंजेस या वहाँ की चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ हैं जो हम यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनको अपनी स्ट्रेंथ्स के अंदर कन्वर्ट करना, इट्स अ टास्क। देखिए, जॉर्डन पीटरसन कहता है, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी देयर इज अ चाइल्ड बोर्न दैट यू कॉल लक। तो हम जब बाहर जाते हैं ना तो हमें टिपिकली अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि यू हैव टू बी एडॉप्टिव। जो इंसान ये कहता है कि मैं हालात में स्टेबल और खुश हूँ, वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप एडॉप्टेशन का माइंडसेट रखते हैं कि मुझे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, अगर मुझे जंगल में भी छोड़ दिया जाए तो आई कैन सर्वाइव देयर फॉर अ मंथ, तो फिर बाहर तो हेवन है। बहुत सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हैं। एक सिस्टमैटिक चीज़ चल रही है। वो कहते हैं ना, द एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। बाहर काम ऐसे किया जाता है कि एंट्रोपी डिक्रीज होती है। और एंट्रोपी की डेफिनेशन मैं ऑडियंस के लिए बता दूं, एंट्रोपी इज अ डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो रोज आपको बेड अपना दोबारा मेक करना पड़ता है, प्लेट्स दोबारा धोनी पड़ती हैं, हर काम दोबारा करना पड़ता है ना। तो बाहर लोग ऐसे काम करते हैं कि वो एंट्रोपी को रिवर्स कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा साद, अभी आप माशाल्लाह एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपना काम स्टार्ट किया, फिर अब आपने एक बिजनेस एम्पायर रिटेल एंड रियल एस्टेट से खड़ा किया। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस एंड लाइफ चेंजिंग मोमेंट? देखिए, जब मैंने नया नया काम करना स्टार्ट किया था ना, तो मैं मिनिमम वेज से भी नीचे पर आवर पे काम कर रहा था। जब मैंने वो शुरू किया तो मैं इन्विजन करता था एवरी डे कि एक दिन मेरे इतने एम्प्लॉयज़ होंगे एंड आई विल बी ऑन द स्टेज एंड आई विल बी टेलिंग देम दिस इज़ हाउ यू शुड डू थिंग्स, आई विल बी अ ट्रेनर। तो आप अपने दिमाग में पहले दिन से मैनिफेस्ट करते हैं, और ये मैनिफेस्टेशन बड़ा क्लीशे कहलाता है, लेकिन जो कामयाबी देखते हैं ना, वो कामयाब इंसान की तरह काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप पहले दिन सोच रहे हो कि यार मेरे अंडर 150 एम्प्लॉयज़, 200 एम्प्लॉयज़ होंगे, 1000 एम्प्लॉयज़ होंगे, और मैं इस तरह उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है शुरू से कि वो मुझसे सीखने आए, वो मुझे इस काबिल समझे कि मैं इनकी बात समझूं। Absolutely. तो जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपना बेंचमार्क ये बनाते हैं ना, तो आपका काम की नौयत ही वैसी हो जाती है कि यू वांट टू बी अ टीचर। हर कामयाब आदमी किसी न किसी लेवल पे सेल्स स्किल रखता है, और टीचर होता है वो, या रिसर्चर होता है। तो अगर इन तीनों में से किसी भी एवेन्यूज में आप एक्सेल कर गए तो आई थिंक यू गोना बी अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन। ठीक है। अब आपने कहा कि ये वो चीज़ें हैं बेसिक जो आपको पता होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली साथ हमारी आजकल की जनरेशन, इफ यू टॉक अबाउट इवन मी, मुझे लगता था कि एक बहुत सर्टेन एज तक आई वाज़न्ट क्लियर कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट सर्टेन थिंग्स। बट हमारे यहाँ यूथ का ये प्रॉब्लम है कि हम लोग इतने फोकस नहीं हैं, अपने विजन को लेके क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं हमने लाइफ में क्या करना है। I disagree with you. Okay. You don't have to be clear. Okay. देखिए, मैं कहता हूँ जिंदगी है ना, और कामयाबी के जो रास्ते हैं, वो रात के वक्त गाड़ी चलाने जैसा है।
आपकी हेडलाइट्स जब ऑन होती हैं तो आपको ऑल द वे नहीं नज़र आ रहा होता, आपको एक सर्टेन डिस्टेंस नज़र आ रहा होता है, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हैं आपको नज़र आता जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो काम ही ये है बच्चों को बताना कि अगर तुम्हें कुछ नहीं पता, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। एवरी डे मेक इट काउंट, रोज काम करो और रोज को गिनो कि आज मैंने क्या किया है। सुबह उठ के टास्क अपने आप को असाइन करो और रात में उसमें चेक मार्क या क्रॉस बनाओ कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। अगर तुम्हें दूसरे दिन की टास्क आज नहीं पता, नो प्रॉब्लम, अच्छा, इट्स नॉट एन इशू, नो प्रॉब्लम। कल पता मुझे नहीं पता था, मैं जब 6th ग्रेड में था मुझे पता ही नहीं था कि इसके बाद मुझे कॉलेज जाना है, मैट्रिक के बाद कॉलेज जाना है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना है। जैसे जैसे मैं करता गया मुझे ऐसे दोस्त मिले जो कहते थे यार इंजीनियर बनना है, तो आई वाज लाइक मुझे भी इंजीनियर बनना है। बचपन में पेरेंट्स कहते थे ये साइंटिस्ट बनेगा, तो मुझे ये था मैं साइंटिस्ट बनूंगा। अब पता नहीं था साइंटिस्ट कैसे बनना है। तो जैसे जैसे आप चलते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये मेरी फिलॉसफी है, योर पैथ टुवर्ड्स सक्सेस शुड बिकम योर वे ऑफ लाइफ। कामयाबी की तरफ का जो रास्ता है वो जिंदगी गुजारने का तरीका बन जाना चाहिए। अच्छा सर, अब आपके प्रोजेक्ट्स पे बात करते हैं। आप ऑब्वियसली ओवरसीज आपने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, सारी चीज़ें की, बट स्टिल यू आर कनेक्टेड विद पाकिस्तान। आप यहाँ की यूथ को अपने प्रोजेक्ट्स को लेके थोड़ा सा बताएं, क्या क्या इनिशिएटिव्स आप ले चुके हैं और क्या किन पे काम जारी है? देखिए, इनिशिएटिव्स तो बहुत सारे लिए हैं छोटे मोटे, जो खामोशी से हर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिसका दिल कनेक्टेड है वो करता है। अभी मैंने एक बहुत अनाउंस्ड इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही ज़्यादा माफिया से टकराने वाला इनिशिएटिव लिया है, जिसको मैं कहता हूँ ऑनलाइन फ्री यूनिवर्सिटी, जो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है। ठीक है। और ये आज तक बहुत लोगों ने ट्राई किया है अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम व्हाट आई हैव डन कि मैंने बच्चों को एक तरह की अट्रैक्शन दी है, जो कि टिपिकली वो सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यार दिस पर्सन इज सक्सेसफुल, लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट, और हुक करके मैंने फ्री एजुकेशन दे दी। ठीक है। टिपिकली लोग क्या करते हैं, वो हुक करके कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा गेम चेंज किया है, जिसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये है कि व्हाट आई एम लुकिंग फॉर लेगेसी एंड रिस्पेक्ट, बट इन टर्न इट्स गोना बेनिफिट मिलियंस ऑफ पीपल अगर फ़ायदा उठा लिया बच्चों ने इससे। यूनिवर्सिटी जैसे का ऑनलाइन फ्री एजुकेशन आप दे रहे हैं थ्रू यूनिवर्सिटी, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, हमने डिज़ाइन किए हैं एक स्किल डेवलपमेंट वेबसाइट, जिसमें बच्चे आके एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे फॉर डिफरेंट कोर्सेज विच आर ऑलरेडी बीइंग टॉट इन द मार्केट। हाउएवर वी आर गोना टीच हिम अ लिटिल बिट डिफरेंटली। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी को अमेज़ॉन पे सेल करने की लर्निंग करनी है, ठीक है, तो हम वो टीच करेंगे उसको। लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि अमेज़ॉन करने के लिए यू नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एब्सोल्युटली। हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को ये सिखाएंगे कि आप लीड कैसे जनरेट करेंगे, बाहर से इन्वेस्टर कैसे पकड़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली जो बच्चे यहाँ फ्रीलांसिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, हम उसमें ये सिखा रहे हैं कि क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं अभी 2-3 पॉडकास्ट पे बैठा था, मैंने ये स्टोरी सुनाई। एक बच्चे ने मेरे वीडियो एडिट किया और मुझे टैग कर दिया उसने। आई गॉट इंटरेस्टेड। फिर मैंने उसे कहा मेरे लिए काम करो। उसने कहा नहीं साद भाई, मैं बस आपके लिए करता रहूँगा वीडियो एडिट्स। ठीक है। सो फॉर फर्स्ट 2 to 3 months ही केप्ट एडिटिंग वीडियोज़ फॉर मी। उसने मुझे इतना हुक कर लिया एज अ क्लाइंट कि नाउ आई वांट टू पे हिम व्हाटएवर ही आस्क्स। Interesting. And he's working for me now. Okay. But ये है client acquisition technique, one of many techniques. लेकिन उसने मुझे ये सिखा दिया कि हमारे यहाँ बच्चों को जो मैसेज करके कहते हैं ना, मेरे क्लाइंट बन जाओ, मेरे क्लाइंट बन जाओ, ये मेरा काम है। That's not the way. There are certain tricks that you apply to gain clients for the long run. मैं आज उसका मोहताज हूँ, कल को वो अपनी फीस डबल करेगा, I'll pay it. आपको आदत हो गई ना उसकी। तो हम अपने कोर्स में ये सिखा रहे हैं कि आप फॉरेन क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करें, वो ट्रस्ट फैक्टर कैसे बिल्ड करें। जो हमारा ये बन गया ना परसेप्शन कि पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हमें ये एलिमिनेट करना है। लोगों को सिखाना है कि बाहर वाले की साइकोलॉजी क्या है, कंपनी की साइकोलॉजी क्या है। यू शुडंट राइट हिम आई नीड अ जॉब, यू शुड राइट हिम यू नीड मी बिकॉज आई कैन डू दिस फॉर यू। तो वो तरीके हम सिखा रहे हैं, डिफरेंट इन डेप्थ उसमें जाएंगे बहुत कोर्स के अंदर, बट बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम सिखा रहे हैं लोगों को। ठीक है। और अब तक कितने स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन आपके साथ रजिस्टर हो चुके हैं, जिनको आप स्किल बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं?
देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमारे पास फर्स्ट 48 आवर्स में कुछ 1,50,000 स्टूडेंट्स ने इनरोल किया था, साइन अप किया था। ओह, हमें 15 डेज़ में 330,000 स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट टू इनरोल किया, और वो ये एक अपने तौर पे रिकॉर्ड है बहुत बड़ा। absolutely. अब इसकी कन्वर्जन देखनी है, क्योंकि मैं बच्चों के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। Okay. मैं आई हैव बीन अ टीचर, मैं 6th ग्रेड में पहली बार ट्यूशन पढ़ाया था। Okay. मैंने बच्चों को कहा है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेगा मैं सिर्फ उसको पढ़ाऊंगा। Okay. जिसने एप्टीट्यूड टेस्ट पास नहीं किया उसके पापा के पास 2 करोड़ रुपए भी होंगे, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इस बेसिस पे मुझे ये गेज करना है कि अल्टीमेटली क्या मेरे पास 150,000 आता है, 80,000 आता है, जितना भी आएगा हमें मेक श्योर करना है कि हमें अपने यूनिवर्सिटी का सक्सेस रेट 90% प्लस रखना है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारे यहाँ जैसे आप कह रहे हो कि आपने यंग यूथ को फ्री एजुकेशन के हवाले से, क्या हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैं बात कर रही हूँ, माइंडसेट ये है कि हम लोगों को स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं देते हैं। हमारी एजुकेशन सिस्टम का एक फ्लॉ है। हमारे पास हमारा दिमाग होता है, हम बच्चों को जॉब पेशा बनाने की कोशिश करते हैं, हम उनको स्मॉल बिजनेसेस पे इनकरेज नहीं कर रहे, उनके स्किल बेस्ड काम पे इनकरेज नहीं कर रहे, और ये एक पूरा माइंडसेट है जिसको चेंज करना है। एंड आई थिंक कि बहुत लंबा टाइम रिक्वायर्ड होता है। डू यू थिंक कि ये वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान में बच्चों का सोच ये होता है हमने फलानी जॉब करनी है, हमने फलाना करना है, ना कि वो ये बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि जी हमने ये बिज़नेस करना है या हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे? देखिए इसके लिए आपको डाइसेक्ट करने पड़ेगा एक बिजनेसमैन का माइंडसेट। अ बिजनेसमैन इज नॉट बोर्न अ बिजनेसमैन, वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों से मिलता है और उसके जो सर्कमस्टेंसेस शेप करते हैं ना, द रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर आपको ऐसे हालात में पुट थ्रू कर दिया जाए जब आपकी कंसिस्टेंट स्टेबल इनकम नहीं है, देन यू गेट इम्यून टू इट एंड यू आर विलिंग टू टेक दोज रिस्क्स। हमें बच्चे को ये बताना है कि अगर तुम जॉब कर रहे हो तो यू गोना बी स्टेबल फॉर 3 years, 4 years, 5 years, बट आप आगे उतना नहीं बढ़ पाओगे। बट व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन और व्हेन यू हैव बिल्ट अ कंपनी, उसमें आपकी आगे बढ़ने का जो कैप है ना वो है ही नहीं। जॉब में देयर इज अ कैप, यू टेक 1 step, you take 2 steps. बिजनेस में यू कैन रन कंसिस्टेंटली। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। आप दुनिया की रियलिटी ये देख लें कि अगर हर कोई बिजनेस करेगा ना तो देयर विल बी नो पीपल टू वर्क। एग्जैक्टली। तो सम पीपल आर बिल्ट टू वर्क फॉर समवन एंड सम पीपल आर बिल्ट टू वर्क फॉर देमसेल्व्स। आपको बस ये देखना है कि इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर ए कंपनी यू शुड बी एबल टू टेक रिस्क्स, क्योंकि लाइफ इज नॉट फेयर। अगर आप जॉब कर रहे हो रिस्क नहीं ले रहे हो, आप बाकी अपने एवेन्यूज में रिस्क ले रहे हो। आप अपना घर तो खरीदोगे उस वक्त आप रिस्क लोगे, आप गाड़ी खरीदोगे उसमें रिस्क लोगे, बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो उसमें रिस्क लोगे। तो रिस्क तो इंसान को लेना ही है, मेल और फीमेल, रिस्क तो सबको लेना है। हमें बचपन में जब यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे होते थे तो हमें बताया जाता था कि आप O levels कर लो, फिर आप यूनिवर्सिटी जाओगे, लाइफ आसान हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में और टेंशन जाती थी, यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली होती थी, पेरेंट्स कहते थे अब आप जॉब करोगे तो लाइफ आसान हो जाएगी। व्हाट दे वर डूइंग इज मेकिंग अस यूज्ड टू दैट स्ट्रेस। तो सिमिलरली कारोबार एंड जॉब, अगर इसका आप डिस्टिंग्विश करें तो आपको स्ट्रेस से यूज टू किया जा रहा है। या तो आप किसी और की कंपनी बिल्ड कर रहे होंगे बाय वर्किंग फॉर देम, या अपनी कर रहे होंगे, काम सेम कर रहे हैं अल्टीमेटली आप। एट द एंड ऑफ द डे ज़बरदस्त। आज मुझे आपकी बातें सुन के मोटिवेशन बहुत सारे लोगों को मिल रही होगी डेफिनेटली, लेकिन साथ चूँकि अभी फ्री यूनिवर्सिटी की तो बात करें, लेकिन इसके साथ साथ इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इन्होंने प्लान शुरू किया है और बहुत जल्द एग्जीक्यूशन भी होगी, और वो ख़वातीन के हवाले से है, यंगस्टर्स के हवाले से, लड़कियों के हवाले से जो घर बैठकर कुछ करना चाहती हैं, और जो कुरान की तालीम है उसके हवाले से भी साथ का कोई इनिशिएटिव है, उस पर भी हम इन डिटेल बात करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप मुझे ज़रा ये बताएं कि ये *699# क्या है। अगर आप में से भी किसी को पता है तो बताएं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए जनाब। साद हाशमानी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त टिप्स दे रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से हम बात करें, जो फ्री यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन इन्होंने वेबसाइट के ऊपर बच्चों को एजुकेशन देने, स्किल बेस्ड एजुकेशन के हवाले से कहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ अभी मैं जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर रही थी जिसमें आप घर बैठी ख़वातीन के लिए बहुत इनिशियल अभी आपका काम है, आइडिया है जिस पर आप फर्दर काम करेंगे, वो क्या आइडिया है, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएँ।
देखिए हमने ये एनालाइज किया कि हर बंदा ई कॉमर्स या इंटरनेट पे काम नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। इनिशियली मैं अपने एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो जो भी बच्चा मेरे लिए पढ़ा रहा है ना, मैं उसे प्रोफेसर कहता हूँ। अच्छा। तो मैं अपने एक प्रोफेसर से बात कर रहा था, तो उसे मैंने शुरू में कहा था कि देखें, जो भी बच्चियाँ कॉलेज जाती हैं, जो भी सिंगल मदर्स हैं, जो भी लड़कियां जिनको बाहर काम करने में बड़ा चैलेंजेस फेस होते हैं, एज़ यू नो बहुत डिफ़िकल्ट है, सोसाइटी हमारी थोड़ी सी डिफरेंट है कंपेयर टू द वेस्ट। तो घर बैठे बैठे इज़्ज़त से वो क्या काम कर सकती हैं ऐसा। फिर हमने ये सोचा कि फैक्ट्रीज़ और जो होलसेलर्स होते हैं ये बड़ी कैपेसिटी में चीज़ें बाय करके बेच सकते हैं, तो हमने ये सोचा कि छोटी कैपेसिटी में जो घर बैठे कोई ना कोई कुछ सेल कर सके। तो एक प्लेटफॉर्म का आइडिया है हमारे पास जिसे मैं खुद मार्केट करूंगा, वहाँ सारी ऑडियंस खुद भेजूंगा, घर बैठे बैठे सिर्फ उस प्रोडक्ट को लाइव दिखाते हुए बच्चियाँ या बच्चे कोई भी प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करें या होलसेल से बाय करके छोटी क्वांटिटी में रीसेल कर सकें वहाँ से। अब ये जो दराज वगैरह ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, उसमें लोग ऑर्डर करते हैं और वो घर पे डिलीवर होता है। ये वाला ऐसा होगा कि जिसमें अगर किसी ने अपने घर में कुछ कुक किया हुआ है और उसे ऑफिसेस को सेल करना है वो खाना, तो वो लाइव दिखा दे कि मेरे पास ये डिशेस के ऑप्शंस हैं, आप एक सब्सक्रिप्शन कर लें मेरे साथ, हर महीने मुझे पैसे दें और मैं खाना पहुँचा दिया करूँगा या पहुँचा दिया करूँगी, या आप पिक कर लें मेरे पास से। ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म को हम मार्केट कर देंगे। ये बहुत एक छोटे रीजनल स्केल पे हर शहर का, हर इलाके का अलग अलग होगा सिस्टम, ठीक है, जिससे बहुत से लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। ओके, ज़बरदस्त है, दैट्स अ गुड आइडिया। और मैं कुरान के एजुकेशन के हवाले से भी आपसे सवाल करूंगी। आपने अपने मेंशन किया था कि आप इस प्रोजेक्ट पे भी काम करने वाले हैं। क्या होगा जिस तरह से आप कुरान की एजुकेशन देंगे लोगों को? देखिए हमारे यहाँ एक मूवी थी जिसका नाम है खुदा के लिए। उसमें शान का एक डायलॉग है जिसमें जब उसे अरेस्ट किया जाता है तो वो कहता है कि इन आवर कंट्री we can read Arabic but we don't understand Arabic। तो वो गोरा बड़ा हैरान होता है कि इट्स स्ट्रेंज कि आप पढ़ सकते हैं एक ज़बान लेकिन आप समझते नहीं हैं उसका मतलब क्या है। तो उससे मुझे ये जहन में आया कि यार हमें कुरान की ट्रांसलेशन सिखानी होगी बच्चों को, मतलब सिखाना होगा ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि हम व्हाट आर वी अबाउट। आज अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तो हम लोग बहुत दूर हैं जहां हमें होना चाहिए रिलीजियसली, क्योंकि हम समझते ही नहीं है लिखा क्या है। हमने ट्रांसलेशन का अब कॉन्सेप्ट लेके आए कि हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे बच्चों को। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा एक आइडिया है साथ। लेकिन इसके साथ साथ अभी मैं अब चूँकि सिंस यू आर एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, और फिर जब वो कुछ प्लान कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं, आइडियाज़ लेते हैं, कोई इनको गाइड करता है, कोई नहीं करता है। सो इस हवाले से आपने सोचा है कि आप जब वहाँ पे गए थे, जो चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आपको हुई यहाँ से जाने में और वहाँ पे, वो आप उसको कहीं ना कहीं आप लोगों को एजुकेट करें उस हवाले से? ये आपने फंसा दिया है मुझे याद दिला के। कंसल्टेंट सारे अब बी वेयर, क्योंकि हम अगला टारगेट हमारा कंसल्टेंट्स हैं जो लूट मार मचाई हुई है ना। मैं उसको तो नहीं छोड़ूंगा जो गलत काम कर रहा है कंसल्टेंसी बिजनेस में। हम लोग अपने सिस्टम में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है, और हमारा जो पोर्टल होगा जो theuniversity.com का, उसके अंदर कंसल्टेंसी का एक सेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें एक वीडियो लाइब्रेरी होगी जिसमें हम बताएंगे कि बेसिक्स ऑफ अप्लाइंग टू प्लेसेस, और उसके बाद अगर किसी को समझ ना आए तो हम ट्रस्टेड कंसल्टेंट्स का भी एक सेक्शन बनाएंगे कि इन लोगों के पास जाएं, और वो लोग अगर आप हमारे नाम से जाएंगे वो लूट नहीं सकेंगे आपको। अच्छा, ओके, ये आप बहुत सारे लोगों का जो कह लें बिजनेस ख़राब करने का सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत भारी भारी फीसें ली जाती हैं जनाब। अगर किसी ने आइडिया या कंसल्ट करना है कि जी मैं जाना चाहता हूँ बाहर, या पढ़ना चाहता हूँ, या जॉब करना चाहता हूँ, बाकायदा तौर पर इतनी महंगी फीसें हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, मैं एक छोटी सी टिप दे दूँ, इससे भी फ़ायदा हो जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा के लिए कोई भी अप्लाई कर रहा हो ना और किसी कंसल्टेंट से डील कर रहा हो, मेक श्योर कि वो अपना किक बैक ले, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी फीस देते हो तो ये कंसल्टेंट्स को एक किक बैक मिलता है। ओके। तो उस किक बैक का एक परसेंटेज में आपका हक है, थोड़ा उनको भी कमाने दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपका हक है उसकी 1% पे। ठीक है। तो ये कंसल्टेंट्स बताते नहीं हैं, लूट मार जब लगाते हैं, लेकिन इसको फॉलो करें जो भी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अभी अप्लाई कर रहे हैं। ओह वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा साथ ये तो हमने आपकी अचीवमेंट्स के हवाले से बात की, मैं दोबारा भी इस तरफ आऊँगी। सिंस यू आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, माशाल्लाह, आपकी इंगेजमेंट, आपका लोगों को कंटेंट जिस तरह से आप बनाते हो, आप बताते हो, गाइड करते हो, लेकिन हमने कंट्रोवर्सी भी देखी थी आपकी शाहिद अंदर साहब के साथ। वो कंट्रोवर्सी क्या थी थोड़ा सा, और फिर
उसके साथ आपने कोप अप कैसे किया ये भी बताएं। देखिए, क्रिमिनल और एक एब्सकॉन्डर के बारे में बात ना करें, क्योंकि उन पे एक FIR है 2012 में यहाँ पे, जिसके बाद वो भाग गए थे मुल्क छोड़ के। तो आई डोंट थिंक आई वांट टू डिस्कस अ क्रिमिनल ऑन एयर। ओके। अच्छा साथ दूसरी जानिब जब हमने मुख्तलिफ चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर यंगस्टर्स की जो इंटरेस्ट है, ज़ाहिर है अब मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हर कोई बाहर जाना चाहता है, सेटल होना चाहता है। मैं पहले भी अभी हमारे पास एक गेस्ट आए थे, उनसे ये सवाल करी थी कि डिसअपॉइंटमेंट बड़ी ज़्यादा है लोगों में, इवन यंगस्टर्स में। वो कहते हैं जी हमें बस मौका मिल जाए और हम चले जाएँ यहाँ से, लेकिन चले जाना इज़ नॉट द जॉब। वहाँ जाकर आपने करना क्या है, ये माइंड बहुत कम लोगों का होता है। देखिए, जब हम यहाँ सोते हैं ना तो हम उसे कहते हैं हम रात के 4 बजे सो रहे हैं, और बाहर जाते हैं ना तो हम उसे कहते हैं हम सुबह के 4 बजे उठ रहे हैं। बस यही बेसिक डिफरेंस है कि बाहर जाके आप अपनी रोशनी देने को तैयार हो, आप अपनी सारी स्किल्स देने को तैयार हो, अपना जहन देने को तैयार हो, अपनी मेहनत देने को तैयार हो। अपनी कंट्री में कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं है। मेजॉरिटी लोग आप देखें काम करते नहीं है, काम करवाते हैं। बिल्कुल ठीक है। बाहर हमारे पास हाउस हेल्प नहीं होती। यू हैव टू डू योर ओन। मैं इस स्टेज पे भी अपने काम खुद करता हूँ। हमारे यहाँ तो अपनी प्लेट उठा के रखने में भी बच्चा सोचता है। तो हमें बेसिक ये सिखानी है कि आपकी जो स्ट्रगल है ना, वो शुरू होती है अपने माँ बाप को आराम देने से, अपनी प्लेट खुद उठाने से, So right. पानी खुद लेने से। Absolutely. हम लोग है ना अपने माँ बाप को बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और उसकी वजह से हम अपनी सारी ज़िंदगी में फेलियर्स देखते हैं, क्योंकि हमारी काम करने की आदत ही नहीं है। और मैं माँ बाप से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को स्पॉइल ना करें। आप अपने बच्चों को प्रिपेयर करें जंग के लिए। दुनिया एक जंग है, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल। अगर आपने पहले 15-16 साल अपने बच्चे को स्पॉइल किया, आप उसके अगले 30-40 साल मुश्किल बना रहे हैं। Right. तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप अपने लोगों को टफ सर्कमस्टेंसेस दें। द फाइनेस्ट स्टील हैज़ टू पास थ्रू द हॉरेस्ट फायर। मेरा एक कोड है, आपकी बदकिस्मती ही आपकी खुशकिस्मती है। वाह। तो आप लोगों को टफ सर्कमस्टेंस दें, टफ लव दें। आप प्यार ही ऐसे शो करेंगे कि आप उसको रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करेंगे। अगर आप पैम्पर करेंगे तो बाद में जाके उसको बड़ी मुश्किल होगी जिंदगी। तो साथ आपने अपने पेरेंट्स, जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, सिंस यू आर अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अपना काम कर रहे हो, पेरेंट्स, हाउ डू योर पेरेंट्स रिएक्ट टू योर अचीवमेंट्स? कैसे खुश होते हैं? और वो कहते हैं या साथ जो आप कह रहे हैं पेरेंट्स टफ टाइम दे, आपने उनको उस तरह से कंफर्ट दिया है अपने स्ट्रगल के बाद? देखिए, मेरे पेरेंट्स का है ना बैरोमीटर जो सक्सेस का है ना, वो बहुत ही हाई है। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ फैमिली सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल सिचुएशन। तो मेरे पेरेंट्स तो अभी भी मुझे किसी बड़े डॉक्टर, किसी बड़े इंजीनियर की मिसाल देते हैं कि देखो वो कैसा कर रहा है। अच्छा, ओके। तो देखें, विच इज़ गुड, दे चैलेंज मी एवरी डे। और जाहिर है इंसान जब कुछ हासिल कर लेता है तो उसका ये सब फैमिली के लिए ही है ना। तो यस, माई फैमिली इज़ वेरी कंफर्टेबल और खुश हैं वो, लेकिन वो अभी भी कहते हैं डू मोर, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ being religious, in terms of being a good person, in terms of helping people and other avenues. लवली। साथ मुझे अब ये बताएं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है विद टाइम परसेप्शन अच्छा भी रहा है, बुरा भी रहा है, लोग अच्छा समझते भी हैं। बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की टुवर्ड्स पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी है, सपोर्टर हैं वो पाकिस्तान की, और मुझे लगता है कि उनके अंदर जो पेट्रियाटिज़म है वो हमसे शायद कहीं ज़्यादा होता है, बिकॉज वो दूर हैं और वो रह रहे होते हैं। अब जो अभी मुल्की हालात हैं या जो हम स्टेबिलिटी नहीं देख रहे अपने अगर, क्या सोचते हैं वहाँ पे लोग? डू दे रियली कंसर्न अबाउट सच सर्कमस्टांसेस इन पाकिस्तान? देखें, इसकी मिसाल आप ऐसे लें कि अगर आपका फ्रेंड किसी टफ सर्कमस्टेंस से गुजर रहा है तो टिपिकली वो आपसे एडवाइस लेता है, इवन दो वो आपका सबसे समझदार और होशियार फ्रेंड हो जो नॉर्मली आपको हर वक्त एडवाइस कर रहा हो। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मिसाल ये है कि देखिए, आप सिचुएशन के अंदर हो, आप स्टॉर्म के अंदर हो, बाहर से बंदा मैक्रो लेवल पे बहुत क्लियरली देख रहा होता है चीज़ें। तो जो बाहर वाले की एडवाइस है कंबाइंड विद योर एड्रेनलिन एंड योर रिस्पॉन्स टू दिस हार्डशिप, दोनों मिक्स करके चलना है।
वरना वो कहते हैं ना, आप जब टफ सिचुएशन में होते हो, स्ट्रेस में बुरा डिसीजन ले लेते हो। you're right. इसलिए आपको बाहर वालों की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो हम ये फील करते हैं कि हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए, हमारे अपने लोग हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे बाहर से देख रहे हैं मसले को, और वी हैव थिंग्स टू कंपेयर टू। हमारे पास वेस्ट का एक्सपीरियंस है कि हम यहाँ सिस्टम ये वर्क कर रहा है, वहाँ वो वर्क नहीं कर रहा, तो लेट्स कंपेयर द थिंग्स। लवली, थैंक यू वेरी मच साथ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके आइडिया सुन के, एंड योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पाकिस्तान इज़ रिमार्केबल। आप जो काम सोच कर आए हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाब करे और आपके रास्ते में जितने चैलेंजेस हैं और हर्डल्स हैं वो ख़त्म हो। और जो इंटेंशन अच्छी होती है जी, मुझे लगता है कि फिर उसको इनकरेज भी करना चाहिए। और ज़ाहिर है साथ जैसे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जो अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, यूथ के लिए कुछ करें, क्योंकि हालात जैसे भी हो हमें थोड़ा मोटिवेटेड रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, यही वक्त की ज़रूरत है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मंडे तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।